देखिए, तो अभी क्या है, अपन ने देखा, इसके पहले कहाँ तक देख लिया था हमने कि स्पेशलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैंक के बाद अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक। ये नए तरह की कैटेगरी है। ठीक है ना, कुछ अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इनका मतलब इंट्रोड्यूस किया था, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक या स्मॉल बैंक को हम स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना, या फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरीके। सॉरी, फिनो इज द पेमेंट बैंक, सॉरी सॉरी, फिनो इज द क्या, पेमेंट बैंक। तो स्मॉल बैंक आपने देखे होंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका एक फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसका मीनिंग क्या है और क्या है इसका लॉजिक है, वो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस समझते हैं स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का। ठीक है, तो जरा देखिए, एक होता है स्मॉल बैंक, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, पेमेंट बैंक। इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं ऐसे, स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, पहला काम क्या है, फंक्शन। ठीक है, मैं फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ तो बड़ी अच्छी से क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो एक आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, ये क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट लेता है क्या, हाँ, स्मॉल बैंक भी लेता है, पेमेंट बैंक भी लेता है। एक बात हो गई। दूसरी बात एक आती है हमारे पास, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट स्मॉल बैंक क्या है, लेता है, पेमेंट बैंक नहीं लेता है। ठीक है, अच्छा, डिमांड डिपॉजिट की जो लिमिट है, इसकी लिमिट क्या हो गई अभी, लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख। अभी इसके लिए स्मॉल बैंक के लिए पहले लिमिट थी, उसको रिमूव कर दिया अभी। तो स्मॉल बैंक के लिए अभी ऐसी कोई लिमिट अभी फिक्स नहीं की है, लेकिन हाँ, स्मॉल बैंक की लिमिट फिक्स कर दी है। ठीक है, तो स्मॉल बैंक की क्या हो गई, लिमिट क्या हो गई, फिक्स हो गई है। तो स्मॉल बैंक की लिमिट जो है कितने तक हो गई यहाँ पे, 2 लाख तक हो चुकी है। ठीक है, कहाँ तक हो गई है, 2 लाख तक हो गई। नेक्स्ट एक आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या आगे आएंगे जरा देखिए जरा यहाँ पे। तो ये टर्म डिपॉजिट हो गया। टर्म डिपॉजिट के बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या। तो टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी एंड आरडी। क्या होता है, एफडी एंड आरडी। तो एफडी आरडी इसमें बनेंगी, इसमें एफडी आरडी नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि क्या बोलते हैं, इनिशियल, या क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। इनिशियल पेड अप कैपिटल मतलब स्टार्ट करने के लिए कितना पेड अप कैपिटल चाहिए। पेड अप कैपिटल दोनों ही केस में 100 करोड़। दोनों ही केस में क्या हो जाता है यहाँ पे, 100 करोड़। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव बैंक में डिस्कस की थी। कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन में बताना भूल गया था। तो कोऑपरेटिव बैंक का ड्वेल क्या बोलते हैं, रेगुलेशन है। ड्वेल रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि उसका फाइनेंशियल वाला पार्ट, जो पैसे से रिलेटेड पार्ट है, फाइनेंस वाला पार्ट है, वो आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। लेकिन जो मैनेजमेंट से, मैनेजरियल से रिलेटेड जो पार्ट है, उसको रजिस्ट्रार करता है। रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, स्टेट का जो रजिस्ट्रार होता है उसको वो रेगुलेट करता है। इसलिए ड्वेल रेगुलेशन है किसके, कोऑपरेटिव बैंक के। जबकि हमारा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। तो ये भी इनका रेगुलेशन भी जो है, इनका रेगुलेशन भी कौन करेगा, इनका रेगुलेशन भी कौन करेगा, आरबीआई करेगी। कौन करेगा, आरबीआई करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये आरबीआई का हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एटीएम के बारे में। तो एटीएम दोनों भी प्रोवाइड करेंगे। एटीएम मतलब क्या, डेबिट कार्ड। ठीक है, अब यहाँ आता है हमारा बात इस क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड ये प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, तो डिमांड की, डिपॉजिट, डिपॉजिट की बात हो गई, मतलब क्या है, एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब वो लेते हैं क्या, लैंडिंग। लैंडिंग की बात कर लेते हैं, लैंडिंग की बात। लैंडिंग मतलब क्या, उधार। क्या उधार देते हैं, तो हाँ जी, ये उधार देते हैं, ये उधार नहीं देते। ठीक है, उसके बाद नंबर ओपन मतलब कितने नंबर ऑफ बैंक ओपन हुए थे। तो मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पहले जो थे ओपन किए थे, इनिशियली ओपन किए थे कितने, 11 ओपन किए थे। और स्मॉल बैंक कितने ओपन हुए थे, स्मॉल बैंक जो ओपन हुए थे, वो स्मॉल बैंक ओपन हुए थे यहाँ पे 10 बैंक ओपन हुए थे।
लेकिन अभी क्या है 6 पेमेंट बैंक की हाल फिलहाल वर्किंग है, बाकी सारे क्लोज हो गए। अभी क्यों हुए इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मुझे लगता है हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख ली हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि प्रमोटर्स का यहाँ पे परसेंटेज है, प्रमोटर्स का क्या है परसेंटेज है, वो 40% रहेगा शुरू में, 40% रहेगा शुरू में, मतलब पेमेंट बैंक में जो प्रमोटर है, तो प्रमोटर परसेंटेज लिख देता हूँ, प्रमोटर परसेंटेज 40%, 40% टिल 5 ईयर, ठीक है ना। प्रमोटर परसेंट इनिशियली इनिशियली कितना 40%, आफ्टर कितने 12 सालों में, इन 12 ईयर इट बिकम्स 26%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है शुरू में 40% रहेगा, कब तक 5 साल तक। और स्मॉल बैंक की हम बात करते हैं तो प्रोमोटर्स जो होते हैं, मतलब जैसे अंबानी ने लिया या टाटा ने लिया या फिर एयरटेल ने लिया, तो एयरटेल ने अगर लिया तो एयरटेल को 5 साल तक 40% तक क्या करना है, अपना शेयर 40%, ठीक है ना। प्रमोटर्स 40% शेयर कब तक होना चाहिए, टिल 5 ईयर्स तक। तो यहाँ शुरुआत में रहेगा 40%, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा 26% में आ जाएगा 12 सालों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये था स्मॉल बैंक इन पेमेंट बैंक। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है, इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है आपको कि स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक आए कैसे। तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताया मैंने, रिकमेंडेड बाय, इसको रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड बाय नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश, पर्पस क्या था, पर्पस यहाँ पे था, पर्पस था फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि ग्रामीण लेवल पे या हर एक हमारे देश के हर एक नागरिक को या हर एक किसी पर्सन को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जो कि डिप्राइव, जो मेन फोकस क्या रहता है वीकर सेक्शन या डिप्राइव पर्सन के ऊपर, जिनको बैंकिंग फैसिलिटी अभी तक नहीं पहुंची है, हर एक के पास तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाना, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो छोटे छोटे बैंक स्टैब्लिश करके गांव गांव तक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, कौन से बैंक, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक। तो इसके ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर एक कमेटी बनी थी, नचिकेत मोर कमेटी, और नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक जैसे बैंक होना चाहिए। तो नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये दोनों स्टेब्लिश हुए थे। बट यहाँ पर जो ऐसे इनका स्ट्रक्चर जो डिसाइड किया था, क्या किया था, बैंक का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी थी, वो थी ऊषा थोराट कमेटी, ठीक है, ऊषा थोराट कमेटी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल बैंक का स्ट्रक्चर, ये स्मॉल बैंक का स्ट्रक्चर कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे डिसाइड हुआ, मतलब बैंक कैसी होनी चाहिए, बैंक का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊषा थोराट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लोगों के बीच में आ रहा होगा कि सर एनईएफटी आरटीजीएस, एनईएफटी आरटीजीएस क्या ये बैंक करते हैं क्या, तो एनईएफटी आरटीजीएस ये बैंक करते हैं क्या, तो यस, तो एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों भी करेंगे, ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस दोनों भी करेंगे। मैं ऊपर एक बार रफ करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस एंड ऑल ऐसी सर्विसेज, कैसी सर्विसेज जो हमारे ऐसे मोबाइल बैंकिंग आप कर रहे हैं, तो ये बैंकिंग दोनों देंगे आप, ठीक है ना। तो एनईएफटी आरटीजीएस मोबाइल बैंकिंग ये दोनों भी देते हैं, ये आपको दोनों भी देंगे। तो एक तरीके से पूरे बैंक की तरह काम करते हैं, बस यहाँ पर क्या है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे कि लैंडिंग जो करेंगे, लैंडिंग कर देंगे, ठीक है भाई, लेकिन लैंडिंग भी क्या है 25 लाख तक के लिए लैंडिंग की अलाउ होती है, किसको, स्मॉल बैंक को। इससे ज्यादा बड़ी लैंडिंग होगी, ज्यादा बड़े वो होंगे तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो इनके क्या है काम, क्या है इनके सीमित हैं, कम लेवल पर काम करते हैं, इसलिए इनको स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक का डिफरेंस क्रिएट किया गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे लगता है आपको पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल बैंक क्या है, वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। लेकिन अभी करंट में पेमेंट बैंक जो है लगभग 6 पेमेंट बैंक बचे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहे हैं, तो कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके सामने कमर्शियल बैंक, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैंक खड़े हुए हैं,
और वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी सर्विसेज कैसी लिमिटेड है, इसके लिए इनको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि अच्छा ये बताओ, पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट बट कांट लैंड मनी, जबकि बैंक का मेन फंडा ही यही है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। क्योंकि अगर आपसे वो 100 रुपए लेता है, 100 रुपए के बदले में आपको 3% का ब्याज देगा, मतलब कितना रिटर्न करना है आपको 1 साल के बाद? 103 रुपए रिटर्न करना है। लेकिन उसने यही अगर पर्सनल लोन दे दिया कितने पे? 18% पे या 14% पे, तो आपसे 100 रुपए मैंने आज लिए, 3% का मैंने आपको कमिटमेंट दी, लेकिन मैंने क्या किया, ये आपके 100 रुपए लेके 14% पे मैंने दूसरे कस्टमर को क्या कर दिया, लैंडिंग पे दे दिया। तो लैंडिंग पे दे दिया तो 14% मतलब मुझे 1 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? 114 114 रुपए मिलेगा। तो मैंने आपका फंड का यूज कर लिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट का लॉजिक सही में आ रहा होगा। एक्चुअली में इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ फंड। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ फंड। अगर मैं आपका फंड यूज कर रहा हूँ तो उसकी मुझे कुछ कॉस्टिंग देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसलिए इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है। तो 3% पे मैंने आपको देने की कमिटमेंट की है, लेकिन मुझे मिलता कितना है? 14% मिलता है। 14% मुझे मिलता है, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे 11 रुपए का फायदा हो गया। आएंगे 114 रुपए, देना कितने हैं आपको? 103 रुपए। तो मैंने कितने रुपए कमा लिए? 11 रुपए कमा लिए। लेकिन इसलिए बैंकों की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लैंडिंग से होती है। इस बात का ध्यान रखो आप लोग। सबसे ज्यादा जो पैसे कमाते हैं बैंक वाले, वो कितने पे? लैंडिंग पे। जितनी ज्यादा लैंडिंग करेंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है, अगर एनपीए नहीं हुआ तो। ठीक है, एक चीज और जल्दी से देखो जरा। तो एक छोटा सा लॉजिक ये है कि इस पेमेंट बैंक क्या नहीं करते हैं? पेमेंट बैंक लैंडिंग तो करते नहीं है। ठीक है, पेमेंट बैंक क्या है? लैंडिंग तो करते नहीं, तो फिर प्रॉफिट इनका आता कहाँ से है? तो एक्चुअली में ये ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं जिनकी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म है, कंपनीज हैं, जो कि थोड़ा आईटी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इस केस में आईटी से रिलेटेड है, तो इसलिए ऐसे एयरटेल को दिया है या पेटीएम को दिया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस पैसे को लेके अपनी कंपनीज में या किसी कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तरीके से ये पैसा जो है वो एज अ क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो इसको पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक दिक्कत इसकी क्या है, वो ध्यान से सुन लीजिए कि पेमेंट बैंक में जितना भी डिपॉजिट आएगा, सेवन उसके 75% से, जरा पेमेंट बैंक के बारे में बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, डिपॉजिट के 75% से, ठीक है ना, 75% of deposit used for purchasing गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलता है इंटरेस्ट कम। तो इसकी वजह से एक पेमेंट बैंक का ये भी प्रॉब्लम है कि जब इतना सारा पैसा में आता है, हम लैंडिंग कर नहीं सकते, पैसा हम कमा नहीं पा रहे। जो भी पैसा हमारे पास आएगा तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होता है कम, या इंटरेस्ट एक्चुअली में उसका लॉजिक अलग है, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं एक्चुअली में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि पेमेंट बैंक का लॉजिक ये है, आपसे पैसा लेना और उसको इन्वेस्ट करना, वो लैंडिंग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मुझे लगता है पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक के बारे में डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। और डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है इनके बीच में? डिफरेंस, कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों एक जैसे काम करते हैं, बट हाँ यहाँ लिमिटेशन। जैसे स्मॉल बैंक में एक लिमिटेड आप डिपॉजिट ले सकते हैं, 25 लाख तक ही आप क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, 25 लाख तक का लोन दे सकते हैं। वो बाद में इंक्रीज हो जाती है, चेंज होती रहती है वैल्यू। एनआरआई एनआरओ इसके अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये सारी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल बैंक क्या है। हाँ, एक और मैं बता देता हूँ आपको। पूरे पेमेंट बैंक में से एक ऐसा बैंक है जो कि गवर्नमेंट ओन है, और वो कौन सा है गवर्नमेंट ओन? तो वो है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीबीबी। कौन सा बैंक? पोस्ट बैंक। तो यही हमारा कैसा है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसलिए मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास 12 नेशनल है, 12 हमारे पास कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक है, और एक हमारा कौन सा है? पेमेंट बैंक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सबको समझ में आ गया?
ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, और इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये डिटेल में पूरा ले लिया, ठीक है ना। तो थैंक यू, और इसके पहले की जो है, इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग डिवाइड कर लीजिए, ठीक है।